हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को। आज इसका पार्ट फिफ्थ है। इसके पहले हम लोग ने फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट पढ़ा और उस पे भी हम लोग ने क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। और उसके पहले हम लोग ने इससे रिलेटेड थ्योरी को भी डिस्कस किया था। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जहां पर कि देखिए, ये जो क्वेश्चन है हम आप इसको आपको इसको देंगे। आपको बताएंगे कि इस पे क्या क्या चीजें होंगी। फिर इस पे मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। इसके बाद फिर हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन या सॉल्यूशन क्या होगा। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेटेंट हीट एंड कैपेसिटेंस आर रिस्पेक्टिवली। इस पे से एंगुलर मोमेंटम, लेटेंट हीट और कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, ये हमें बताना है। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई भी इसमें ऐसा चीज नहीं पूछी गई है जिसको कि हम लोग निकाल ना सकें। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना है, लेटेंट हीट और कैपेसिटेंस कैसे निकालना है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान लगाइए और इसका आंसर दीजिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इस पे क्या आंसर निकल कर आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी यानी कि ये हो जाएगा, जो आर का डायमेंशन है वो हो जाएगा एल और पी का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। फिर यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये हो गया, ठीक है। लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट जो है वो हमारा ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये लेटेंट हीट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ये लेंथ है। ओके, दोनों में डिफरेंस है। ये सीधा लिखा हुआ है, ये थोड़ा इटैलिक में लिखा हुआ है। तो एल इज इक्वल टू क्यू बाई एम, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। कैसे? जो ये है वो क्या है, होता है हमारा, वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और जो मास है उसका जो डायमेंशन है वो एम ही होता है, यानी कि एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। फिर कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है या फिर इसको कह लीजिए कि Q इज इक्वल टू होता है CV। यहां से हम लोग कैपेसिटेंस को निकालेंगे इस तरीके से कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, जो कि यहां पर है। अब Q की डायमेंशन क्या होगी और V की डायमेंशन क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि V की जो डायमेंशन होगी हम उसको फाइंड कर सकते हैं W बाई क्यू से, क्योंकि जो V है वो है वोल्टेज, W है वर्क डन और ये है चार्ज। तो W जो होता है वो होता है Q डेल्टा V। अब यहाँ पर हमें डायमेंशन के टर्म्स पे बात करनी, तो चाहे वी बोलिए चाहे डेल्टा वी, वो सेम चीज यहाँ पर हम लोग देखेंगे उनकी, क्योंकि डायमेंशन सेम होगी। बस यहाँ से फिर हम लोग इसको जो ये है वी, इसकी जगह पर लिख देंगे डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि एक क्यू ऊपर और मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि बन जाएगा क्यू स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो बनेगा वो बन जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। तो क्यू की जो डायमेंशन होती है वो होती है 80, यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि हो जाएगा 80 का स्क्वायर। और डब्ल्यू की जो डायमेंशन है वो होती है हमारी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इसको जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, इन दोनों की डायमेंशन, तो ये हो गया 80, 80 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये जो एम है ऊपर इनवर्स में जाएगा, बन जाएगा एम टू द पावर माइनस वन। यहाँ पर बन जाएगा एल टू द पावर माइनस टू, और ये बन जाएगा ऊपर जाकर प्लस, यानी कि ये चीज ऐसे लिख जाएगी। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये और सॉरी, ये और ये मिलकर बन जाएगा हमारा टी टू द पावर फोर। ये आ गया ए स्क्वायर, एम आ गया इधर, और एल जो है वो माइनस टू पहले से ही है। बन गया हमारा एम टू द पावर माइनस वन, एल टू द पावर माइनस टू, टी टू द पावर फोर और ए स्क्वायर। यानी कि कैपेसिटेंस की जो है वो ये निकल कर आ गई, लेटेंट हीट की डायमेंशन ये और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन ये। इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें दिया हुआ है द स्पीड v ऑफ रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन सिग्मा, डेंसिटी रो एंड द वेवलेंथ लेमडा। द स्क्वायर ऑफ स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू। हमें तो बताना है कि जो v का स्क्वायर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर v हमारी स्पीड दी हुई है और हमें ये पता है कि जो स्पीड होती है सरफेस पे इन रिपल्स की, वो डिपेंड करता है सरफेस टेंशन पर, डेंसिटी पर और वेवलेंथ पर। तो कैसे ये आपस में इंटर रिलेटेड कैसे हैं, यानी कि हमें
होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन वाले कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पर अप्लाई करना होगा और उससे ही ये सारी चीजें निकल कर आएंगी। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, यहां पर क्या है कि अब हमारे पास जो डिपेंडेंसी है वो कुछ इस तरीके की अगर हम मानकर चले कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा टू द पावर ए, पी टू द पावर बी और लेमडा टू द पावर सी। हमें पता नहीं अभी कोई वैल्यू की कौन डिवाइड पे कौन मल्टीप्लाई पर, बट हमने एक डिपेंडेंसी निकाल ली कुछ ऐसा। अब ये जो v का डायमेंशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो क्योंकि v जो है सिर्फ और सिर्फ एल टी माइनस वन होता है, तो अगर m को भी इंक्लूड करते हुए लिखे तो ये हो जाएगा m0 l और t माइनस वन। यहां पर हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इक्वल। ये जो अब सिग्मा है, सिग्मा का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा m टू द पावर माइनस m t टू द पावर माइनस टू, और यहां पर इसकी पावर a हो जाएगी, फिर उसके बाद एम एल माइनस क्यूब और पावर b, और यहां पर जो लेमडा है वो उसकी लेंथ के बराबर होती है डायमेंशन, तो ये एल सी होगी, एल टू द पावर सी। अब क्या करेंगे कि एम एम और इधर से जो एम होगा जो कि यहाँ पर जीरो है, उन सबको एक साथ लिख लेंगे, तो जो कि यहाँ पर बन जाएगा एम टू द पावर ए इंटू एम टू द पावर बी, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं बेस सेम होने की वजह से एम ए टू द पावर ए प्लस बी, सॉरी एम टू द पावर ए प्लस बी। एल के लिए एल टू द पावर माइनस थ्री बी प्लस सी हो जाएगा, और टी के लिए माइनस टू है। अब यहां से हम लोग कंपेयर करेंगे इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन को, इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन को, इसके और इसके डायमेंशन को, जिससे कि हमें कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगी, जैसे कि a प्लस बी इक्वल टू जीरो और माइनस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू वन, और ये हो जाएगा माइनस टू ए इक्वल टू माइनस वन। यहां से हम लोग सॉल्व करें तो ये निकल कर आ जाएगा कि a इज इक्वल टू वन बाई टू, बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, और c इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा माइनस वन बाई टू। अब इन वैल्यूज को जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा टू द पावर वन बाई टू, रो टू द पावर माइनस वन बाई टू और लेमडा टू द पावर माइनस वन बाई टू। यहां पर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, जिससे कि बन जाएगा वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। अब यहाँ पर बचेगा माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर तो प्लस वन बचेगा, ये तो सब हट जाएगा स्क्वायर करने पर, बाकी सब आ जाएगा किस पे, डिवाइड पर। तो यहां से बन जाएगा कि वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बाई रो लेमडा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The dimensions of resistance in an electrical circuit in terms of dimension of mass, length, time and current would be। तो हमें रेजिस्टेंस का डायमेंशन बताना है, मास, लेंथ, टाइम और करंट के डायमेंशन जो हमारी होती हैं उस पे। तो क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पर सिंपल सा लगेगा हमारा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन। तो ये रहा आपके पास 10 सेकंड का समय, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। यहां पर अब हमारे पास क्या है कि देखिए, जैसे R इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं V बाई आई, और V को हम लोग लिख सकते हैं W बाई क्यू। इसकी डायमेंशन हमें पता है, Q की पता है और I की पता है, जिससे कि हमारा काम बन जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और जो चार्ज है उसका डायमेंशन हो जाएगा आई टी, और जो करंट है उसका डायमेंशन तो आई ही होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल कर आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब और आई टू द पावर माइनस टू, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो आई है ये हर जगह हमारा इस तरीके से नहीं लिखा जाता है करंट का डायमेंशन। इस क्वेश्चन में एक्चुअली कहा गया कि जो करंट है उसको आई ले ले, करंट का जो डायमेंशन है उसको आई ही हमें कंसीडर करना है। इस कारण से हम लोग ने इसको इस तरीके से लिखा है, वरना एक जो हमारा नोटेशन है उस पे हम लोग इसको लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब और ए टू द पावर माइनस टू, जहां पर ए करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, करंट की डायमेंशन को एम्पियर्स के उस पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समझ गए? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा इस चीज को।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन द रिलेशन P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा बाई जेड के थीटा। P इज प्रेशर, ये जो P है वो प्रेशर है, जो Z है वो डिस्टेंस है, जो K है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और जो थीटा है वो टेम्परेचर है। तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा विल बी, जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा होगा वो कितना होगा। यहां पर अब ध्यान दीजिए कि ये जो बीटा है यहां पर है, और यहां पर अल्फा मौजूद है। ठीक है। एक चीज जो ई है हमारा, ये एक डायमेंशन लेस चीज है ये, तो इसकी पावर भी डायमेंशन लेस होगी यहां पर। अब ये जो मैंने बताया कि ये चीजें डायमेंशन लेस हैं, इसी से ही आंसर निकल कर आएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कैसे करें इसको। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा दिया हुआ है, जहां पर क्या है ये कि E इज इक्वल टू माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा। यहां पर देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो है वो है डायमेंशनलेस, यानी कि अ, अगर हम लोग बात करें कि अ, ये के थीटा और यहां पर अल्फा जेड, ये अल्फा जेड बाई के थीटा को, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो वन ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब डायमेंशनलेस है, रेशियो दोनों का बराबर है, सॉरी रेशियो में है ये चीजें, तो एक तरीके से ये डायमेंशनलेस है, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग लिख दें कि अल्फा जेड बाई के थीटा, जिससे कि अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ के थीटा डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ जेड, ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो डायमेंशन ऑफ अल्फा है उसको ऐसे लिखेंगे, और ये हो जाएगा जो के होगा, जहां पर दिया हो ना के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसका हम लोग ने डायमेंशन फाइंड किया था, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के इनवर्स, और ये जो थीटा है इसका हो जाएगा के, जो जेड है उसका हो जाएगा लेंथ, जिससे कि अल्फा का जो डायमेंशन है वो बन जाएगा एम एल टी माइनस टू। यहां तक हमें समझ पे आ गया। अब उसके बाद यहां से देखिए, अब क्योंकि ये डायमेंशन लेस है पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो अल्फा बाई बीटा का जो डायमेंशन होना चाहिए इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। वही चीज यहां पर हम लोग यूज करेंगे कि पी का जो डायमेंशन है वो अल्फा बाई बीटा के डायमेंशन के बराबर होगा, जिससे कि बीटा का डायमेंशन निकल कर आ जाएगा अल्फा बाई पी, और अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो होगा एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे जो पी है वो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बस यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा कि एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, यानी कि जो बीटा का डायमेंशन है वो एल स्क्वायर के बराबर है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डायमेंशंस ऑफ सिग्मा बी टू द पावर फोर, जहां पर जो सिग्मा है वो स्टीफेंस कांस्टेंट है और बी जो है वो वीन्स कांस्टेंट है, यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है एक ब्लैक बॉडी के लिए, कि जो उससे निकलने वाली इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और जो उससे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली लाइट निकल रही होती है उसका जो वेवलेंथ होता है वो कुछ टेम्परेचर के साथ ऐसे होता है कि लेमडा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? तो यहां से हमारा ये बी आता है, और ये यहां से ये इस तरीके से आई प्रोपोर्शनल टू, तो इस ये बन जाता है कांस्टेंट, और इक्वल लगकर आई इज इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर फोर। बस इसी का हमें यूज करना है और इसको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। मैं आपको यहाँ पर 10 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद फिर आपको इसको इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है कि जो सिग्मा है और जो ये हमारा टी है, ठीक है, और जो ये बी है, वो आपस में हम किसी तरीके से इनको रिलेट करते हुए सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉस है कि लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी, या फिर इसको बी टू द पावर फोर अगर बोले तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा टू द पावर फोर और टी टू द पावर फोर। उसके बाद जो आई होता है यानी कि इंटेंसिटी, यानी कि एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर फोर। अब एनर्जी हो जाएगा हमारा
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो एरिया है वो हो जाएगा एल स्क्वायर, और जो टाइम है वो हो जाएगा टी। और जो इसका सिग्मा बी टू द पावर फोर, इसका जो जब डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, तो बस ये यही हमें निकालना था। तो ये बन गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर टी, और इंटू एल टू द पावर फोर, जिससे कि यहां पर हमारा बन जाएगा एम एल टू द पावर फोर टी टू द पावर माइनस थ्री। क्लियर? ये हमारा निकल कर आ गया सिग्मा बी टू द पावर फोर का डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। इफ प्लैंक्स कांस्टेंट h and speed of light in vacuum c are taken as two fundamental quantities, which one of the following can in addition be taken to express length, mass and time in terms of three chosen fundamental quantities? तो ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि जो h है वो हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। जो h है वो क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। देयर आर, अब हमारे पास दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनमें हमें बताना है कि इनमें से फिर हम किस किस चीज को ले सकते हैं लेंथ, मास और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए इन चोजन चोजन फंडामेंटल क्वांटिटीज का अगर हम लोग यूज करें तो। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इसका जो भी डिस्कशन है, सॉल्यूशन वगैरह, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये रहा आपका 10 सेकंड का समय। देखिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि जो जैसे कि एच की डायमेंशन तो हमें पता है कि क्या होगी, सी की डायमेंशन पता है क्या होगी, और मास है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, जी, ई और एमपी, ये सब पता है कि इनकी डायमेंशन क्या होगी, हमें समझ पे आ गया। जो ई है यहाँ पर वो चार्ज है, तो ये एटी हो गया। अब देखिए, हम सबसे पहले अगर निकालें एच सी बाई जी, तो एच सी बाई जी जो निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा एम स्क्वायर। यानी कि एम अगर हमें निकालना हो तो रूट एच सी बाई जी कर सकते हैं। इसी तरीके से एच बाई सी को अगर हम लोग करें, तो एच बाई सी को अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो वो एम एल निकल कर आ जाएगा। उसी तरीके से फिर हम लोग अगर लेंथ को यहां से निकालना चाहें तो निकल कर आ सकती है कि एल इज इक्वल टू एच बाई सी है, जो कि एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ ऐसा। फिर उसके बाद यहां पर हमारा जो है वो हो जाएगा कितना, कि जो सी है वो हो गया एल टी माइनस वन, तो टी इज इक्वल टू एल बाई सी, इसको लिखा जा सकता है, जो कि हो जाएगा अंडर रूट जी एच डिवाइडेड बाई टू टू पावर थ्री बाई टू इंटू सी, यानी कि 5/2। इस तरीके से इसको करते हैं। फिर यहाँ पर अब ये जो हमारे पास तीन इक्वेशन है, इन्हीं पर हम लोग देख सकते हैं कि मतलब जो ये तीन चीजें हैं इन्हीं को हम लोग देख कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये ये और ये, इनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ये करने के लिए कि हम इसको कैसे एक्सप्रेस करें लेंथ, मास और टाइम को। इनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लेंथ, मास और टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए वाला हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 44। देखिए यहां पर क्या है कि एक हमें रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है जिसकी की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है 16.2 सेंटीमीटर और 10.1 सेंटीमीटर। तो द एरिया ऑफ द सीट इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर इज, यहां पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स या के बारे में ध्यान रखना है, राउंडिंग ऑफ करनी है, और एरर एनालिसिस का यूज करना है, यानी कि प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स का इस्तेमाल करना है, जो उस पर रूल्स वगैरह होते हैं उनको इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये रहा आपका 10 सेकंड का समय। देखिए यहां पर दो साइड दी हुई हैं एक रेक्टेंगुलर सीट की, जिसपे कि जो हमारी ये साइड है, एक है लेंथ और एक है ब्रेड्थ। तो ये वाली जो साइड है ये लेंथ, ये ब्रेड्थ है। यहां पर हमें जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है इस तरीके से, जिसमें कि हमें अनसर्टेनिटी भी इंक्लूड करके दी गई है। इस वजह से हमें जो एरर एनालिसिस में ध्यान देना है वो ये देना है कि इसकी सबसे पहले हमें अनसर्टेनिटी निकालनी होगी, और इसकी भी जो अनसर्टेनिटी है वो फाइंड करनी होगी। तो देखिए होता क्या है कि जब इस तरीके से हमारे हमें नंबर दिए रहते हैं, तो लास्ट वाला जो सबसे डिजिट होता है वो अनसर्टेन डिजिट होता है,
और ये जो होता है ये हमारे सर्टेन डिजिट्स होते हैं। इससे इससे हम लोग कंपेयर करते हैं और लीस्ट काउंट जो इसका होता है उसको निकालते हैं, फिर उसको ही हम लोग यूज करते हैं एज अनसर्टेनिटी। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको पहले भी तरीका बताया कि सबसे आखिरी वाला जो इधर है नंबर, जो सिग्निफिकेंट फिगर है आखिरी वाला, उस पर आप क्या करिए, जीरो रख दीजिए। उसके बाद इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इधर जीरो और जीरो। इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर जो सबसे वन, इधर जीरो जीरो। तो ये हमारा बन गया इसका जो लीस्ट काउंट है वो, मतलब इसका नहीं, इस मेजरमेंट का नहीं, यानी उस ऑब्जेक्ट का जिससे कि हम लोग ने इसको मेजर किया है। तो उस मेजरिंग डिवाइस का ये लीस्ट काउंट है। ओके, जीरो 0.1 वो लीस्ट काउंट है उस मेजरिंग डिवाइस का। और इस जो ये मेजरमेंट होकर आया है वैल्यू, उसकी ये अनसर्टेनिटी है। क्लियर? ये चीज मतलब थोड़ी सी चीजें यहाँ पर हमें एक एक करके डिफाइन करना होता है, नहीं तो आगे चलकर फिर आपको कंफ्यूजन होती है और यहीं से फिर क्वेश्चंस बनते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि जो 0.1 हमने फाइंड किया, ये लीस्ट काउंट करके फाइंड किया, तो लीस्ट काउंट हमारा मेजरिंग डिवाइस का होता है। और यहां पर एज अ अनसर्टेनिटी हम उसको लिखते हैं कि 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि इस नंबर को मेजर करते हुए कुछ थोड़ी सी गलती हो गई, या तो हो सकता है 0.3 की तरफ हो, या तो 0.4 की तरफ भी, सॉरी 0.1 की तरफ भी हो सकता है, या तो 0.3 की तरफ होगा, या तो 0.1 की तरफ भी हो सकता है। ये 16.3 भी हो सकता है मेजरमेंट टू एक्चुअल, या फिर 16.1 हो सकता है। ये है इसका कहने का मतलब, इसको जब लिखते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग ने एल को ऐसे लिख लिया, बी को ऐसे लिख लिया। एरिया निकालेंगे जो कि हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये जो हमारा होगा, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ जब होगा, यहाँ पर एल इंटू बी अगर हम लोग करें, बस यहाँ से फिर क्या है, सिंपल इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 16.2 इंटू टेन पावर माइनस, सॉरी 16.2 इंटू टेन पावर, सॉरी 16.2 इंटू 10.1, 16.2 इंटू टेन इंटू 10.1, ये हो जाएगा। अब यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 163.62। अब देखिए यहां पर ये जो नंबर है और ये नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, और इनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला जो नंबर है वो कौन सा है, दोनों ही है एक्चुअली, बराबर है दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स। वरना इन दो नंबर्स जिनका की प्रोडक्ट हो रहा है, उनमें से जिस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे फाइनल आंसर में मौजूद होने चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो दोनों में ही तीन तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम लोग यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर लेंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये बन जाएगा 163.62 में। इसको राउंड ऑफ करते वक्त देखिए तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स बचाने हैं, तो ये वाला जो होगा ये हमारा अ, इधर वाले नंबर ड्रॉप हो जाएंगे। अब जब इधर वाले ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करते वक्त देखते हैं इसको कि ये नंबर 5 से छोटा या बड़ा, ये तो 5 से बड़ा है, तो हम इसको भी एक बढ़ा देते हैं जो कि हो जाएगा 164, यानी कि 164 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल कर आ गया। अब हमें इस एरिया का एरर निकालना है, या कह लीजिए कि अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो ये बन जाएगा हमारा डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है दो नंबर्स का, तो उस पे हम लोग जो इसके रिलेटिव एरर्स होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए 0.1, क्योंकि ये डेल्टा एल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डेल्टा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी ये लिख दिया गया, और ये एल है और ये बी। जब इनको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें 2.63। तो फिर से हमें वही याद रखना है कि जो अनसर्टेनिटी यहाँ पर थी हमारी, ये जो एरर था, एरर तो में तो सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर था। तो अगर इस पे सिर्फ और सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर पे भी हमारा वन सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए, यानी कि इसको भी राउंड ऑफ करेंगे। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये वन सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे और इनको ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करते वक्त देखेंगे कि ये 5 से छोटा है या बड़ा। ये 5 से बड़ा है तो इसको भी एक बढ़ा देंगे, जिससे कि ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा ये, 3। तो ये हमारा नंबर निकल कर आ गया कि 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, और ये आज का हमारा आखिरी प्रॉब्लम है। देखिए, resistance of a given wire is obtained by measuring the current flowing in it and the voltage applied across it. If the percentage errors in the measurement of current and the voltage are 3% each, then error in the value of resistance of the wire. तो वायर का जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना एरर होगा ये हमें बताना है।
देखिए बहुत सिंपल सा है ये, मेजर करंट के मेजरमेंट में इतना एरर और वोल्टेज के मेजरमेंट में भी इतना ही एरर, और ये परसेंटेज एरर के टर्म पे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, तो उसके एरर जो होते हैं वो एरर कैसे होते हैं, वो एरर हमारे एडअप होते हैं या नहीं होते, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो एडअप होते हैं या नहीं होते हैं, बट वो रिलेटिव एरर हमारे एडअप होते हैं, और परसेंटेज एरर्स भी एडअप वगैरह होते हैं हर एक क्वांटिटी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा प्रॉपरली। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, ये रहा आपका 10 सेकंड का समय, इसके बाद फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो होगा 6%। कैसे, आइए उसको देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक वायर के रेजिस्टेंस को हमें ऑब्टेन करना है जब हम उस पर करंट, मान लीजिए कि वायर है ये, और इस वायर पे हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया कुछ। तो जो जो भी हम लोगों ने यहाँ पर वोल्टेज मेजर किया होगा, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज मेजर किया होगा, उस वोल्टेज को मेजर करते वक्त कुछ अनसर्टेनिटी होगी। तो वो अनसर्टेनिटी हमें दी हुई है परसेंटेज एरर पे, या फिर कह लीजिए कि एरर जो दिया हुआ है वो हमें परसेंटेज पे दिया हुआ है। और यहां पर जो जब हम करंट मेजर कर रहे हैं, तो करंट भी कितना है हमारा, 3% एरर के साथ है। परसेंटेज एरर जो होता है वो होता है, जैसे कि अगर वोल्टेज के परसेंटेज एरर की बात करें जाए, तो वो होता है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, जो कि यहां पर दिया हुआ है 3%। और डेल्टा आई बाई डेल और आई इंटू 100, ये भी है 3%। बस अब यहां पर हमें क्या करना है कि ये ध्यान देना है कि अगर एक्चुअली ये क्या है ना, कि ये हमें रिलेटिव एरर्स के टर्म्स पर ऐसे लिखा हुआ है। यहां पर हम लोग रिलेटिव एरर्स पर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वजह से यहां पर ये बन जाता है, परसेंटेज एरर बन जाता है। ठीक है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बन जाता है। बस इसी को परसेंटेज एरर बोल देते हैं। ठीक है, परसेंटेज, पर इस तरीके से परसेंटेज एरर इन आर, फिर परसेंटेज एरर इन वी, परसेंट, तो यहाँ प्लस, फिर परसेंटेज एरर इन आई, ये बन जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव एरर के टर्म्स पर अगर हम लोग लिखें तब भी सही है ये, क्योंकि रिलेटिव एरर पे बस हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होता है और वो परसेंटेज एरर बन जाता है। तो ये 3% दिया हुआ है, या फिर कह लीजिए कि ये 3% दिया है और ये भी 3% दिया है, तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, यानी कि 6% हो जाएगा। तो आर के मेजरमेंट में जो हमें रेजिस्टेंस में एरर मिलेगा, यानी कि आर के मेजरमेंट पे जो हमें एरर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6% का। अगर वोल्टेज के मेजरमेंट पे 3% का एरर है और करंट के मेजरमेंट में 1% का एरर है। ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से जो हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला, वो तब लगाते हैं जब किन्हीं इन दो क्वांटिटी का, ये वाली जो क्वांटिटी है इनका प्रोडक्ट हो रहा हो या फिर डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर तो डिवीजन हो रहा है, वी डिवाइडेड बाई आई ऐसे करके लिखा गया है। ठीक है, ये चीजें बस हमें ध्यान देनी है, बाकी तो फिर सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप जो आज का सेशन था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।